आज हम देखने वाले हैं कॉम्पिटेंट सेल प्रिपरेशन। लेट अस स्टार्ट विद कॉम्पिटेंट सेल प्रिपरेशन। कॉम्पिटेंट सेल हम प्रिपेयर क्यों करते हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बेसिकली हम कॉम्पिटेंट सेल का प्रिपरेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए परफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में अनादर जो डीएनए है या जो प्लाज्मिड हमने प्रिपेयर किया है वो बैक्टीरियल सेल में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आवर डिज़ायर सब्सटेंस। मतलब अगर हमें इंसुलिन बनाना है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसका प्रोडक्शन देखना है तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन कैरिड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन से भी पहले क्या स्टेप्स होती है? तो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले स्टेप होती है कि सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। तो सेल को कॉम्पिटेंट बनाना यानी क्या? कॉम्पिटेंसी यानी क्या? तो कॉम्पिटेंसी का मीनिंग होता है कि सेल को पोरस बनाना, सेल के अंदर पोर्स को क्रिएट करना। तो स्लाइड पर चलते हैं। प्रिंसिपल क्या है इस एक्सपेरिमेंट का? कॉम्पिटेंट सेल आर दोज बैक्टीरियल सेल दैट पोजेस मोर इजीली अल्टर्ड सेल वॉल। यानी कि हम उसकी सेल वॉल में कुछ अल्ट्रेशन करते हैं, यानी कि कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं जिसकी वजह से सेल वॉल कैसी हो जाती है, पोरस हो जाती है और वो डीएनए को पास करती है, ठीक है, बाहर से अंदर आने देती है, उसको परमिट करती है बाहर से अंदर डीएनए को। मोस्ट टाइप ऑफ सेल कैन नॉट टेक अप डीएनए इफ़िशिएंटली। बहुत सारी सेल्स जो है इफ़िशिएंटली डीएनए का टेकअप नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए हम काफ़ी सारी केमिकल्स मेथड्स का यूज़ करते हैं। केमिकल मेथड में हम दो तरीके की केमिकल मेथड्स ज़्यादातर यूज़ की जाती है। एक तो होता है कि इलेक्ट्रोपोरेशन होता है और कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। स्टैंडर्ड मेथड फॉर मेकिंग द बैक्टीरिया परमिएबल टू डीएनए इन्वॉल्व ट्रीटमेंट विद कैल्शियम आयन। ओके, तो कॉम्पिटेंसी हम कॉम्पिटेंट सेल का प्रिपरेशन करते हैं बाय द यूजिंग कैल्शियम आयन, या फिर हम उन सेल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज कर देते हैं, यानी कि उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं जिसकी वजह से जो सेल्स है उसके अंदर पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक शॉक। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन। लेकिन आज की स्लाइड में हम कैल्शियम क्लोराइड कॉम्पिटेंसी पढ़ने वाले हैं। कैल्शियम इसका जो फिनोमेना है वो अभी तक टोटली नोन नहीं है कि कॉम्पिटेंसी किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, यानी कि सेल्स कैसे पोरस बनाती है अपने आप को। जैसे ही हम उसको कैल्शियम आयन से ट्रीट करते हैं तो आपको स्लाइड में दिख रहा है यहाँ पर सेल वॉल के बाहर कुछ कैल्शियम आयन जो है बाहर आउटर सरफेस से, सेल की जो आउटर सरफेस है ये जो आउटर सरफेस है सेल की, यहाँ पर कैल्शियम आयन आकर के बाइंड हो रहे हैं, राइट। और यहाँ जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड हो रहे हैं तो कुछ चार्जेस एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर पोर का क्रिएशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ से आप बाहर से अगर कोई फॉरेन मॉलिक्यूल यानी कि डीएनए और प्लाज्मिड मॉलिक्यूल एंटर करेंगे तो सेल में जो है इजीली एंटर हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी। सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर नेचुरली ट्रांसफॉर्मेबल। मतलब ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है। नेचुरली पहले हमने बैक्टीरिया में देखा था, उसके बाद हमने इसको क्या किया, आर्टिफिशियल लैब में हम ये करने लगे। तो इसमें क्या था कि बैक्टीरियल सेल अनादर बैक्टीरियल सेल के डीएनए को अपने अंदर कैरी करती थी, तो हम उसको नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन कहते थे। इसे हम लैब में कैल्शियम क्लोराइड की मदद से करते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड कॉम्पिटेंसी। अब इसमें ऐसा है कि द एक्सट्रैक्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंसी आर नॉट वेल नोन। मैंने आपको पहले ही बोला कि इसका पूरा जो है मैकेनिज्म अभी भी नोन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर काफ़ी सारे सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। प्लस डीएनए कैन देन फोर्स्ड इनटू द होस्ट सेल बाय हीट शॉक ट्रीटमेंट बाय 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द पोजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
अगर हमें डीएनए ट्रांसफ़र करना है तो हम उसको हीट शॉक देते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड का, ताकि उसके अंदर डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो इफ़िशियंसी है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट कॉलोनीज़, कि कितनी कॉलोनीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और फाइनल वॉल्यूम एट रिकवरी, हमारा फाइनल रिकवरी रेट क्या है, देन कितना प्लाज्मिड का वॉल्यूम जो है वो एंटर हुआ है। तो माइक्रोग्राम ऑफ प्लाज्मिड डीएनए कितना वॉल्यूम जो है वो प्लेटेड है, यानी वो दिख रहा है आपको, ठीक है। कॉम्पिटेंसी इज डिस्टिंग्विश इनटू नेचुरल, इसमें 2 टाइप्स की कॉम्पिटेंसी होती है। एक होता है कि नेचुरल कॉम्पिटेंसी और दूसरा होता है आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंसी। नेचुरल कॉम्पिटेंसी अ जनरली स्पेसिफिक एबिलिटी टू बैक्टीरिया दैट इज थ्रू टू अकर अंडर नेचुरल कंडीशन, मतलब नेचुरल कंडीशन में भी बैक्टीरियल सेल पोरस होती है, उसकी सेल वॉल पोरस होती है और डीएनए मॉलिक्यूल को अपने अंदर एंटर होने देती है, और आर्टिफिशियल में हम उसको प्रोवाइड करते हैं। बैक्टीरिया आर एबल टू टेक अप डीएनए फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट बाय 3 वेज। नेचुरली किस तरीके से बैक्टीरियल से डीएनए को एनवायरनमेंट से लेती है, पहला है कॉन्जुगेशन, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन द डीएनए डायरेक्टली एंटर टू द सेल। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि डीएनए डायरेक्टली सेल के अंदर जो है एंटर होता है। कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन ये अलग फिनोमेना है जिसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन हम इस स्लाइड में देख रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसकी सेल वॉल पोरस होती है, और अनादर बैक्टीरिया का जो डीएनए है उस पोरस सेल वॉल के द्वारा ले लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अपटेक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए रिक्वायर द रिसिपिएंट सेल टू बी स्पेशलाइज्ड फिजियोलॉजिकल स्टेट कॉल्ड कॉम्पिटेंट स्टेट। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी स्टेट में पॉसिबल नहीं है कि आप कभी भी किसी भी स्टेप में आप करवा रहे हैं डीएनए में कॉम्पिटेंसी, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक स्टेज, फिजियोलॉजिकल स्टेज में बैक्टीरियल सेल को होना बहुत ज़रूरी है। तो फिजियोलॉजिकल स्टेट यानी कि सेल्स का ग्रोविंग होना चाहिए। नेचुरल कॉम्पिटेंसी वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नेचुरल कॉम्पिटेंसी के बारे में बताया था। Once the DNA has been brought into the cell cytoplasm, it may be degraded by the nuclease enzyme. उन्होंने बताया था कि जैसे ही डीएनए सेल के अंदर जाता है वैसे ही सेल के पास में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा हम जो बाहर से डीएनए डिलीवर कर रहे हैं उसको, उसका क्लीवेज हो जाता है, उसको क्लीव कर देता है न्यूक्लियस एंजाइम, राइट। तो लेकिन अगर वो डीएनए मॉलिक्यूल सिमिलर है, राइट, सिमिलर टू द सेल ओन डीएनए और आरएनए, रिपेयरिंग एंजाइम में रिकॉम्बिनेट इट विद द क्रोमोसोम। तो जो बैक्टीरियल सेल में रिपेयरिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तो बाहर से जो डीएनए मॉलिक्यूल आता है तो सेल उसको क्या कर लेती है, अपटेक कर लेती है, और अपटेक करके उसके क्रोमोसोमल मटेरियल में उसे इंसर्ट करने की जो है इंसर्ट कर देती है, उसको एक तरीके से अलाउ करती है इंसर्ट करने के लिए। अदरवाइज आप अगर बैक्टीरियल सेल में फॉरेन डीएनए अगर इस तरीके से एज अ फॉरेन पार्टिकल उन्होंने डीएनए को रिकॉग्नाइज किया बैक्टीरियल सेल ने, तो उसको वो न्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा क्लीव कर दिया जाता है। तो इसका जो है जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो उसके सिमिलर होना ज़रूरी है। अब आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, तो आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंसी इज़ नॉट इनकोडेड इन द सेल जीन, राइट। सेल जीन में तो वो इनकोड होगा ही नहीं। इंस्टेड इट इज़ लेबोरेटरी प्रोसीजर बाय विच सेल आर मेड परमिएबल टू डीएनए। हम इसको लैब में कैरिड आउट करते हैं। दिस प्रोसीजर इज़ comparatively easy and simple, can be used in genetic engineering of bacteria.
इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कॉम्पिटेंट सेल डिवाइस फ्रॉम द वर्क ऑफ मेंडल and who developed a simple treatment based on soaking the cell in a cold calcium chloride। मेंडल ने ये जो टेक्निक जो है डेवलप की थी, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड के साथ में हम जो है टेम्परेचर कोल्ड यानी लो टेम्परेचर का यूज़ करके सेल्स को उसमें सोक करते हैं उस केमिकल में, देन वो वहाँ पर कॉम्पिटेंसी का फॉर्मेशन हो जाता है। दो टाइप की कॉम्पिटेंसी मेथड होती है, कैल्शियम क्लोराइड एंड इलेक्ट्रोपोरेशन, राइट। कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम सेल्स को रखते हैं, बैक्टीरियल सेल्स को रखते हैं, उसका टेम्परेचर हम कम कर देते हैं, उसको कूलिंग स्टेज में रखते हैं, तो वो सेल कैसी होती है, सेल वॉल में क्या बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं। पोर्स बनने की वजह से हम बाहर से जो भी अगर प्लाज्मिड भेज रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भेज रहे हैं, तो सेल उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। इलेक्ट्रोपोरेशन में भी सेल्स में हम पोर का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन मेथड ऐसी है कि उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करते हैं पोर फॉर्मेशन के लिए। तो इन शॉर्ट कॉम्पिटेंसी का बहुत ही इजी मीनिंग होता है कि सेल्स का पोरस होना फॉर अपटेक ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, है ना। डीएनए मॉलिक्यूल के अपटेक के लिए सेल्स का सेल का पोरस होना ही कॉम्पिटेंसी कहलाता है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि नॉर्मल बैक्टीरियल सेल की इंटेक्ट वॉल आपको यहाँ पर नज़र आ रही, इंटेक्ट वॉल आपको नज़र आ रही है। देन जब हम उसको कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करते हैं, ओके, CaCl2 से जब हम उसे ट्रीट करते हैं, तो देन कॉम्पिटेंसी उसमें फॉर्मेशन होता है, यानी कि इस तरीके से आपको यहाँ पर पोर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, पोर्स जो है उसमें दिखाई दे रहे हैं। देन उसको हीट शॉक अगर आप दे रहे हैं, तो इस तरीके से इसमें जैसे ही हीट शॉक दिया जाता है, तो प्लाज्मिड डीएनए आपने देख लिया कि सेल्स के अंदर एंटर हो चुका है। जब फॉरेन डीएनए सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, और उस सेल्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। रैपिडली ग्रोइंग सेल आर मेड कॉम्पिटेंट मोर इजीली, राइट। लॉग फेज में सेल्स होना ज़रूरी है, यानी कि हमारे पास में, इसको अगर सिंपल सा मीनिंग समझे तो जो बैक्टीरियल सेल का साइकिल होता है वो 3 फेजेस में होता है, लॉग फेज, लैग फेज और स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो यहाँ लॉग फेज का मीनिंग कि जो सेल है वो न्यू फ्रेश ग्रोविंग सेल्स होनी चाहिए, आपका फ्रेश कल्चर होना चाहिए। तो हम फ्रेश कल्चर को यहाँ पर यूज़ करते हैं कॉम्पिटेंट सेल बनाने के लिए, क्योंकि उसकी सेल जो है वो इजीली काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है सेल न्यू ग्रोविंग बैक्टीरिया की, क्योंकि अभी उसमें ग्रोथ नहीं हुई होती है, क्योंकि वो डिवाइडिंग नेचर की होती है, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है। कंटिन्यूसली डिवाइड करने के बाद में कुछ टाइम बाद सेल जो है वो ग्रोइंग फेज में जाती है और फिर वो ग्रो करने लगती है, देन डेथ फेज में जाती है। तो फर्स्ट जो फेज़ होती है जब रैपिडली सेल डिवाइड हो रही है, तो उसी फेज़ की सेल्स को हमको लेना है। तो उसी फेज़ की सेल्स को लेने के लिए क्या करेंगे, तो हम फ्रेश कल्चर प्रिपेयर करेंगे लैब में। हमको क्या क्या मटेरियल इसके लिए रिक्वायर होगा, एलबी ब्रॉथ, कल्चर प्लेट्स, आइस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का कैल्शियम क्लोराइड हमें चाहिए होगा, बनाना होगा। आइस कोल्ड MgCl कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यहाँ पर सेकेंड हमको कैल्शियम क्लोराइड विथ Mg आयन, मैग्नीशियम आयन के साथ रिक्वायर होता है। शेकिंग इंक्यूबेटर, ज़्यादातर लैब्स में आपने अगर स्टूडेंट होंगे तो एक जो है BOD इंक्यूबेटर्स होते हैं इंक्यूबेट करने के लिए, जिसमें टेम्परेचर को कम ज़्यादा किया जा सकता है बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ के लिए। लेकिन शेकिंग इंक्यूबेटर जो है उसके अंदर शेकर्स होते हैं, फ्लास्क को हम शेकर के ऊपर रख देते हैं, तो ये कंटिन्यूसली शेक होते रहते हैं। साथ में वहाँ पर एक टेम्परेचर भी मेंटेन होता है, जिस भी टेम्परेचर पर हमको सेल्स को ग्रो करना है, 70-40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देन सेंट्रीफ्यूज हम यूज़ करने वाले हैं, वाटर बाथ, इनॉकुलेशन लूप, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, पॉलीप्रोपाइल ट्यूब्स, माइक्रोपाइपेट्स एंड टिप्स।
फर्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, पिक अ सिंगल, राइट। तो फर्स्ट इसमें हम सिंगल सेल लेंगे, ठीक है, कॉलोनी लेंगे। आपकी जो भी बैक्टीरियल, आपके पास बैक्टीरियल सेल कल्चर होगा, ई कोलाई का कल्चर होगा, तो आप सिंगल कॉलोनी को लेंगे और 100 ml एलबी जो है ब्रॉथ बना करके उसको 16 to 20 आवर्स के लिए शेकिंग इंक्यूबेटर के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप रख देंगे उसको। उसके बाद नेक्स्ट उसको 1 ml आप ट्रांसफ़र करेंगे 100 ml के फ्लास्क के अंदर। अभी जब आपने 1000 ml के फ्लास्क के अंदर जब आप नेक्स्ट स्टेप में उसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये सब रखना है 3 घंटे के लिए आपको रखना है। उसके बाद में आपको सेल की जो है कितनी सेल की ग्रोथ हुई है, सेल काउंटिंग उसके अंदर करनी है, कितनी ग्रोथ हुई है। तो एक स्टैंडर्ड SOP हम वहाँ फॉलो कर लेंगे कि अगर ई कोलाई सेल है तो अगर हम स्टैंडर्ड कल्चर ले रहे हैं तो उसके हिसाब से वहाँ पे 109 बैक्टीरियल सेल पर ml आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में OD भी ले सकते हैं, राइट। उसमें टर्बिडिटी के हिसाब से भी उसका, अगर हमारे पास में स्टैंडर्ड नहीं ले रहे हैं हम और सिंपल बैक्टीरियल सेल पर ही लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो तब इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। कूल द कल्चर टू 0 डिग्री बाय स्टोरिंग दैम ऑन आइस फॉर 10 मिनट्स। देखिए, अब पहले की जो स्टेप थी, 3 स्टेप थी, तो पहले की 3 स्टेप में क्या किया। फर्स्ट स्टेप में हमने किया कि बैक्टीरियल प्लेट से सिंगल कॉलोनी को पिक करेंगे, राइट। एक सिंगल कॉलोनी को पिक करेंगे। बैक्टीरियल प्लेट्स आपको पता है, इसमें कॉलोनीज होती है इस तरीके से। तो एक सिंगल कॉलोनी को हम जो है लूप से इसको हम लूप से जो है उठा सकते हैं। इसको लूप से उठा करके हमको काय में डालना है, ये हमारा 100 ml का LB ब्रॉथ होगा, तो 100 ml के LB ब्रॉथ में हम उसको डालेंगे। उसे हमें रखना है 16 से 20 घंटे के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देन हमको 100 ये वाला जो फ्लास्क है, इसका इंक्यूबेशन होने के बाद में इसको 1000 ml के फ्लास्क में शिफ्ट करना है। उसके बाद में हम इसको सेल काउंट करनी है। देन अब ये जो हमारा कल्चर प्रिपेयर हो चुका है, जिसमें प्रॉपर अमाउंट में सेल है और ग्रोइंग सेल्स है, उसको हम क्या करेंगे, कूल द कल्चर टू 0 डिग्री बाय स्टोरिंग दैम ऑन आइस। आइस पर रखेंगे 10 मिनट के लिए। देन रिकवर द सेल बाय सेंट्रीफ्यूज। फिर हमें सेंट्रीफ्यूज करना है, ब्रॉथ में से सेल को अलग कर लेना है। इसलिए हमने यहाँ पर बोला कि सेल की हम यहाँ पे रिकवरी करेंगे। तो यहाँ पर 3000 के लगभग आप सेंट्रीफ्यूज की स्पीड रहेगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए। ये हमारा कूलिंग सेंट्रीफ्यूज है जिसका हम यूज़ करेंगे इस टेक्निक में। और ये पॉलीप्रोपिलीन ट्यूब्स होती है जिसके अंदर हम कल्चर को पोर करते हैं। इसको हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब भी बोलते हैं, पॉलीप्रोपिलीन की बनी होती है। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद में हमें इस तरीके की 2 लेयर मिलेंगी। एक इस तरीके का पैलेट और ऊपर लिक्विड मिलेगा। पैलेट और जो है ऊपर जो है हमको यहाँ पर ब्रॉथ का लिक्विड ब्रॉथ मिलने वाला है, ओके। तो ब्रॉथ मिलेगा ऊपर और नीचे जो है पैलेट मिलेगा। तो हमें क्या करना है, डिकेन द मीडियम फ्रॉम द सेल पैलेट। अब हमको ये जो रेड कलर का है, ये आपको यानी कि जो LB ब्रॉथ है उसको आपको क्या करना है, निकाल लेना है। डिकेंटेन है, उसको खाली कर लेना है। तो उसको खाली करने के लिए आप एक पेपर टॉवल का यूज़ करेंगे और पेपर टॉवल की हेल्प से सेल से वो जो एक्स्ट्रा जो मीडिया है उसको वाइप आउट कर लेंगे इस तरीके से। देन आपको क्या करना है कि रीसस्पेंड ईच पैलेट।
अब आपके पास में यहाँ पर जो है पैलेट आ जाएगा, राइट। तो सेल के अंदर सपोज़ मैं पैलेट के लिए ब्लू कलर का यूज़ करती हूँ कि ब्लू कलर का मैंने पैलेट्स बनाया है। तो हम वापस से इसमें क्या करेंगे, रीसस्पेंड ईच पैलेट बाय, इसमें हम कोल्ड MgCl2 और CaCl2 दोनों सॉल्यूशन हम इसमें ऐड करने वाले हैं, राइट। MgCl2 और CaCl2 दोनों सॉल्यूशन हम उसको ऐड करेंगे मीडिया को निकालने के बाद में, और उसको सस्पेंड कर, रीसस्पेंड यानी कि वापस से डालना सेल्स के अंदर। हम सॉल्यूशन वापस डालेंगे, उसे हम क्या करने वाले, हिलाने वाले, शेक करने वाले। तो हिलाने और शेक करने के लिए क्या क्या कहते हैं, वर्ड क्या कहा जाता है, ओरटेक्सिंग। तो वहाँ पर हम ओरटेक्सिंग करने वाले हैं। देन वापस हम सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए इस ट्यूब को लगा देंगे, इस ट्यूब को वापस सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए लगा देंगे। देन जो हम वापस जब सुपरनेटेंट आएगा तो उसको हम निकाल लेंगे वहाँ से। देन उसको निकालने की एक मेथड होती है कि सेल को जो ट्यूब होती है उसको टिल करना पड़ता है, या फिर इन्वर्ट पोजीशन में पेपर टॉवेल लेके, टिश्यू पेपर लेकर के आपको उसका सॉल्यूशन जो है वाइप आउट कर लेना होता है। देन हम वापस से आइस कोल्ड 0.1 मोलार CaCl2 उसमें ऐड करेंगे। फर्स्ट टाइम जब हमने ऐड किया था तो 30 ml किया था, 30 ml MgCl2 और CaCl2 दोनों भी सॉल्यूशन हमने 30 ml उसमें ऐड किए थे। नेक्स्ट स्टेप में हम 0.1 और वो जो फर्स्ट वाला था वो 1 मोलार कंसंट्रेशन का था, और सेकेंड कंसंट्रेशन का हमारा सॉल्यूशन है 0.1 मोलार CaCl2, या फिर हम उसकी जगह पर TFB भी ले सकते हैं। 2 ml आइस कोल्ड, अब यहाँ पर क्वांटिटी कितनी लेनी है, 2 ml लेना है। एट द पॉइंट आइदर यूज द सेल डायरेक्टली, अब रीसस्पेंड करना है कल्चर को इसके अंदर। अब ये आपकी सेल जो है प्रिपेयर हो चुकी है, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली, आपको इसका कोई काम नहीं, अगले दिन आपको एक्सपेरिमेंट करना है फर्दर, जब भी आपकी प्लानिंग है तो ट्रांसफॉर्मेशन इस सेल्स में आप इजीली प्लाज्मिड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। प्लाज्मिड DNA को आइसोलेट कीजिए बैक्टीरियल सेल से, और ई कोलाई सेल में जो है प्लाज्मिड DNA का ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। तो यहाँ पर एट दिस पॉइंट आइदर यूज द सेल डायरेक्टली फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्पेंड इनटू लिक्विड्स टू फ्री, मतलब इसको फ्रीज करना है आपको -70 डिग्री सेंटीग्रेड। थैंक यू गाइस। इस लेक्चर के लिए हमने प्राइमरोज बुक का यूज़ किया है।